नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबर की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली से के चौथे जनगणना पर पीएम से मुलाकात खत्म हो गई। पीएम से मुलाकात के बाद बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम के सामने हमने अपनी बातें रखी। पीएम ने सभी नेताओं की बात सुनी। सीएम नीतीश कुमार ने यह बातें कही। हालांकि बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। तो बताते चले कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई है। तो जातीय जनगणना पर पीएम के साथ मुलाकात खत्म हुई। यह मुलाकात दिल्ली में चल रही थी। हालांकि पीएम से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम के सामने हमने अपनी बातें रखी। पीएम ने सभी नेताओं की बात सुनी। वहीं बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। तो हालांकि सीएम नीतीश के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई। तब देखना होगा क्या इस मुलाकात के बाद जातीय जनगणना पर बात बनती है। क्या केंद्र तो अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे। 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो अब उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के। और सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की। इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली। और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना। और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी, किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने OBC की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है OBC में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा। बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी
भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। अब ये कब तक होगा का बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना है, बहुत इंटरेस्ट लिया है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि जल्दी ही कोई निर्णय होगा। तो अधिक जानकारी के साथ चलेंगे अपने न्यूज रूम में, जो हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। अशोक जी, जातीय जनगणना पर 11 नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद क्या लगता है, क्या जातीय जनगणना पर बात बनेगी? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से आज मुलाकात की और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद नेताओं के बयान आए हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नेताओं के चेहरे पर कहीं न कहीं मुस्कान लौटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को पूरी ध्यानपूर्वक सुना है और हम लोगों ने अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रख दी है। अब प्रधानमंत्री इस पर फैसला लेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा है कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी है और जब पर्यावरण को लेकर के पशुओं की गणना और वृक्षों की गणना की जाती है, जानवरों की गणना की जाती है, तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं की जा सकती। तेजस्वी यादव ने इसे सिर्फ बिहार का मसला नहीं बतलाते हुए इसे राष्ट्रीय मसला बतलाया है और उम्मीद जाहिर की है कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों की बातों को जिस तरह से सुना है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कोई न कोई फैसला लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के साथ जो शिष्टमंडल की मुलाकात हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इन नेताओं की बातों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे, तब फिर केंद्र सरकार कोई फैसला लेगा। तो एक तरह से कहिए कि जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में जिस तरह से सियासत शुरू हो गई थी और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, अगर सभी दलों ने मिलकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के अगर सभी दल एक मत हैं तो यह बिहार के लिए एक शुभ संकेत है और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार के नेताओं की बातों को जब प्रधानमंत्री ने गंभीरतापूर्वक सुना है तो निश्चित रूप से कोई न कोई वो फैसला अवश्य लेंगे और यह फैसला इन नेताओं की मांग के अनुरूप ही होगा। जी बिल्कुल अशोक जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने भी सुना कि अन्य नेताओं ने जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा, लेकिन अगर आमतौर पर अगर बात की जाए अशोक जी की राजनीतिक पार्टियां जो है जातीय जनगणना को लेकर जोर दे रही है, आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या इसके मायने क्या है, क्यों जातीय जनगणना को लेकर लगातार ये मांग उठाई जा रही है, लगातार जोर दिया जा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? करिश्मा, देखिए इसके सब के पीछे वोट बैंक की राजनीति है और खास करके जो राजनेता हैं वो हर समय कोई न कोई ऐसा मसला ढूंढते रहते हैं जिससे उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे और यही वजह है कि जातीय जनगणना को लेकर के आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो कड़ा तेवर अपनाया और कहा कि अगर जातीय जनगणना नहीं की जाती है तो वो जनगणना का बहिष्कार करेंगे। तो यह साफ संकेत है कि वो अपने मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश की कि जातीय जनगणना नहीं कराने से उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इस स्थिति को भांपते हुए पूरी सतर्कता बरती है और उन्होंने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया है और 2005 के बाद मुख्यमंत्री जब से नीतीश कुमार बने हैं तो उन्होंने बार बार इस जातीय जनगणना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया है और 2 बार बिहार विधानसभा में जो सर्वसम्मति से जातीय जनगणना कराने की मांग की गई है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व काल में ही हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि वोट बैंक को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों सतर्क हैं और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों का प्रतिनिधि मंडल मिला है तो इसके पीछे यही कह सकते हैं कि यह सफलता नीतीश कुमार की भी है कि नीतीश कुमार ने सभी दलों के नेताओं से बातचीत करके उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया है, सब में आम सहमति बनाई और इसी का प्रतिफल है कि कल तक जो दल जातीय जनगणना के खिलाफ भी बात करते थे आज इस शिष्टमंडल में मुख्यमंत्री के साथ गए हैं और
उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बयान दिया है कि जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा आता है तो बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेता एक मंच पर आते हैं, ठीक जातीय जनगणना को लेकर के भी नीतीश कुमार ने सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री इस पर क्या फैसला लेते हैं और जातीय जनगणना के बाद आम लोगों का और खास करके उन तबकों का, उन वंचित तबकों का जिनके दरवाजे पर अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, वह कितना पहुंचेगी यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसका तत्काल राजनीतिक दल उठाना चाहेंगे। बिल्कुल अशोक जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार जातीय जनगणना को लेकर मांग हो रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, बिहार एवं के पूरे देश के लिए है जो अच्छा होगा क्योंकि जातीय जनगणना होगी। लेकिन अगर ऐसे में बात की जाए तो काफी लंबे समय के बाद जातीय जनगणना को लेकर मांग उठ रही है, तो क्या लगता है क्या यह जातीय जनगणना अगर बिहार के विकास की बात की जाए तो क्या विकास के लेकर यानी जातीय जनगणना जो है वो एक अहम रोल होगा बिहार के विकास के लिए? यह तो हमने पहले ही कहा करिश्मा कि यह भविष्य के गर्त में है कि जातीय जनगणना की जब रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट आने के बाद सरकार कौन सारे फैसले लेगी, क्या कदम उठाएगी, विकास के कौन कौन से काम की शुरुआत की जाएगी और वह विकास की रोशनी कब तक उनके घरों में पहुंचेगी, यह तो बात की बात है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसको लेकर के जो सियासत बिहार में शुरू हुई थी उस पर तत्काल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर विराम लगाने की कोशिश की है। अब फैसला केंद्र पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है और केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही बिहार सरकार की अगली रणनीति क्या होगी और विपक्षी दलों की अगली रणनीति क्या होगी, यह तय होगा। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि आखिर अगली रणनीति इस पर क्या होती है, जातीय जनगणना पर क्या केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने को लेकर फैसला लेगी। फिलहाल चलिए अशोक जी, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर पटना से, जहां जातीय जनगणना पर संजय जायसवाल का कहना है कि पीएम मोदी ने सबकी बात सुनी, बीजेपी का हर कार्यकर्ता पीएम के निर्णय के साथ है। तो संजय जायसवाल ने यह जातीय जनगणना पर यह तमाम बातें कही कि पीएम मोदी ने सबकी बात सुनी है। हालांकि संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता पीएम मोदी के निर्णय के साथ है। अभी हमारा जो स्टैंड था वो तो लोकसभा में बताया गया है। आज की परिस्थिति कोई नई परिस्थिति तो नहीं बनी है। आज की परिस्थितियों में एक बिहार ने अपना डेलीगेशन भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एनडीए के घटक है और एनडीए के घटक के मुख्यमंत्री के तौर पर वह गए, उनकी अपनी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है। जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के। फिलहाल यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। एक खबर में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का लोकार्पण बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में किया और इस अवसर पर पंचायती प्रकोष्ठ के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर बिहार की तर्ज पर आत्मनिर्भर पंचायत बनाया जाएगा। पंचायतों में सरकार की योजना का 100% लागू हो, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में पंचायती राज का चुनाव है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता को कैसे मदद की जाए इसका ध्यान बीजेपी रखेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक पंचायत को इतनी राशि दी है कि अगर 3 पंचायतों का कुल योग बोले तो वह एक विधायक को मिलने वाली राशि के बराबर है और 5 पंचायतों का योग जोड़े तो एक सांसद को जो किसी समय में पहले राशि मिलती थी अब तो वो भी नहीं मिलती है, उसके बराबर का विकास केवल एक पंचायत में पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि कर सकते हैं। अब हम लोग हाउस होल्ड को तय कर रहे हैं कि कौन सा घर छूट गया, जिस घर को नल जल योजना का काम पूरा नहीं हो पाया, गली नली का काम नहीं पूरा हो पाया, इसका चुनाव के बाद हम लोग सर्वेक्षण कराकर एक हाउस होल्ड को तय करेंगे कि पंचायत में एक व्यक्ति को नल जल और गली नली योजना का सीधा लाभ। तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। अवनीश, ये क्या है जानकारी इस खबर को लेकर, क्योंकि आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का भी लोकार्पण हालांकि अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया और इस बीच अगर बात की जाए
तो पंचायती राज जो है सम्राट चौधरी, उन्हें बीजेपी कार्यालय में यह पुस्तक को लोकार्पण भी किया। तो हालांकि इस मामले को लेकर क्या हम जानकारी मिल पा रही है, क्या कि आत्मनिर्भर जो पंचायती राज है वो बनेगा? आत्मनिर्भर पंचायत पर जोर दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको पंचायतों पर कैसे 100% लागू कराई जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसी को लेकर आज बीजेपी में एक बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ये पुस्तक तमाम पुस्तकों को पंचायत स्तर पर भेजने का भी काम किया जाएगा, बंटवाने का काम किया जाएगा, और सभी लोग ये जान सकेंगे कि बिहार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको पंचायतों में लागू करवाना है। खासतौर पर नल जल की योजना है, बिहार सरकार की जो 7 निश्चय है, वो तमाम योजना का क्या कुछ काम हुआ, तो तमाम तरह की योजनाएं जो कैसे चल रही है, उसका धरातल पर कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे। और आने वाले समय में पंचायत का चुनाव है, तो पंचायत चुनाव के बाद, इसके बाद जो भी चुनाव में जीत के आएंगे जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, तमाम लोग जो जीत के आएंगे, तो उनको जो उनके लिए बिहार की सरकार और क्या कुछ योजनाएं बनाती है और उनको किस तरह का एक्सप्रेस ट्रेनिंग देती है कि कैसे आत्मनिर्भर पंचायत बने, इसी को लेकर कार्यक्रम किया गया था। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उद्घाटन किया और लोगों को ये बताया भी कि आने वाले समय में जब पंचायत का चुनाव होगा तो बीजेपी वैसे तमाम उम्मीदवार जो बीजेपी के समर्थन से खड़े होंगे उनको जिताने का भी काम करेगी, और उनके लिए वो जब जीत के आएंगे तो जो योजना है उसको कैसे 100% लागू कराए धरातल पर, इसका भी एक ट्रेनिंग कार्यक्रम होगा। चलिए, बिल्कुल अवनीश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं और पहले चरण में बाढ़ग्रस्त पहले इलाके में चुनाव नहीं होंगे, और साथ उन्होंने कहा कि चुनाव कोरोना गाइडलाइन के साथ होगा और उसके हिसाब से ही इस तरह के चुनाव की तिथि की घोषणा की गई है कि 24 सितंबर से हम मतदान का कार्य शुरू करेंगे। वैसे प्रथम दिन जो चुनाव कार्य होंगे उसमें किसी भी बाढ़ प्रभावित इलाके को नहीं चुना गया है। वैसे ही जिले के प्रखंडों को चुना गया है जहां की बाढ़ की स्थिति नहीं है। मात्र 10 जिले में चुनाव होगा पहले फेज के चुनाव में, उसके बाद का विस्तार राज्य निर्वाचन आयोग आपको देंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए और बाढ़ की स्थिति को भी देखते हुए, दोनों चीज़ों को देखते हुए लंबा चुनाव की प्रक्रिया की गई है। ये 11 चरणों में चुनाव होंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की प्रक्रिया हो। इसके लिए चार पद के लिए ईवीएम से मतदान होंगे और 2 पद के लिए बैलेट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 11वीं कक्षा में नामांकन तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में शिक्षा मंत्री से कहा है कि बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है और इस परिस्थिति में 24 अगस्त तक नामांकन और फॉर्म जमा करना छात्र छात्राओं के लिए संभव नहीं है, इसलिए 1 महीना नामांकन और फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया जाए। तो बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यह पहली बार दौरा है। हालांकि अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर जाएंगे पशुपति पारस। तो बता दें कि बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पटना पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया है। अधिक जानकारी के लिए पटना एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पटना पहुंच चुके हैं, इस वक्त किस तरह के नजारा पटना एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है। हालांकि पिछले 1 घंटा से पटना में बारिश बहुत तेज हो रही है। खास करके एयरपोर्ट के इलाके में बारिश के कारण बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कार्यकर्ताओं को भी हो रहा है, प्रशासनिक लोगों को भी हो रहा है और मीडिया कर्मियों को भी हो रहा है। पशुपति पारस अभी बस पटना एयरपोर्ट से अंदर से निकलना है। अंदर में उन्होंने उनका स्वागत कई लोजपा के बड़े नेताओं ने किया है और फिलहाल वो अंदर से भी बाहर निकलने वाले हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ क्षण के बाद पशुपति पारस निकलेंगे अंदर से बाहर
और फिलहाल कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है कार्यकर्ताओं की, लेकिन फिर भी भीड़ है। लेकिन पानी बरसात बहुत ज्यादा हो रही है पटना एयरपोर्ट के इलाके में, पूरे पटना में, तो काफी परेशानी का सामना मीडिया कर्मियों को भी करना पड़ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी करना पड़ता है, पुलिस कर्मियों को भी करना पड़ रहा है और कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। पशुपति पारस बस पटना एयरपोर्ट पर अंदर से बाहर निकल रहे हैं और फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं अब कुछ क्षण के बाद वो अंदर से बाहर आएंगे। हालांकि पानी के कारण उनका प्रोग्राम काफी डिले हो चुका है। उन्हें कह सकते हैं कई स्थानों पर उनका स्वागत होना था। अब निश्चित तौर पर किस तरीके के हालात हैं उस तरह का स्वागत नहीं हो पाएगा। तो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। मैंने पहले ही कहा था कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह वाली हालत पटना एयरपोर्ट पर नहीं है। कार्यकर्ताओं की भीड़ है, लेकिन फिलहाल बरसात के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सभी लोगों को, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी पशुपति पारस अंदर से बाहर नहीं निकल पाए हैं और अब निकलने की बस जो सूचना हमारे पास आई है वो सूचना यही है कि वो निकल रहे हैं और बस पशुपति पारस के निकलने की सूचना है। अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि बस पशुपति पारस निकलेंगे अंदर से बाहर और कह सकते हैं कि प्रशासनिक मरगूबा एयरपोर्ट से पशुपति पारस के एयरपोर्ट से निकलने के बाद आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है पशुपति पारस का? अगर पटना की सड़कों की बात की जाए तो किस तरह का नजारा पटना के सड़कों पर तैयारी देखी जा रही है? देखिए, पटना के सड़कों पर सुबह से ही मैंने जायजा लिया था, बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं थी। कुछ जगह कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन अब चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए वो कार्यकर्ता भी पटना के सड़कों पर नहीं रहेंगे। उनका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ये है कि पटना एयरपोर्ट से वो निकलेंगे और शेखपुरा मोड़ होते हुए पटना बेली रोड, राजमंत्री नगर और कह सकते हैं कि इनकम टैक्स होते हुए वो बीरचंद पटेल पथ पर और बीरचंद पटेल पथ से वो पुल पकड़ेंगे और सीधे वो पुल पकड़ते हुए वो सीधे राजेंद्र नगर होते हुए सीधे अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के लिए चले जाएंगे। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है कार्यक्रम का यही है और यही कार्यक्रम फिक्स है। तो फिलहाल मीडिया कर्मी की भारी भीड़ के बीच पशुपति पारस अभी भी नहीं निकल पाए हैं। अब सवाल है शायद पानी छूटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट के अभी पानी बहुत कम हो गया है, बरसात से जो बूंदे हैं बहुत धीमी हो गई हैं, लेकिन फिर भी पशुपति पारस अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कब तक निकल पाते हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर गहमागहमी बहुत ज्यादा है। कार्यकर्ताओं की भीड़ तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गहमागहमी है। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा पटना एयरपोर्ट पर। और फिलहाल पशुपति पारस जैसे ही निकलेंगे निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को उस पूरे वीडियो से रूबरू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन करिश्मा आप अभी थोड़ा बने रहे हमारे साथ 1 मिनट, क्योंकि पशुपति पारस के निकलने की संभावना है। तो फिलहाल हम तुरंत अपने दर्शकों को लाइव से रूबरू करा देंगे, लेकिन अभी तक वो निकले नहीं है। हमारे पास जब सूचना आई थी 5 मिनट पहले वो यही आई थी कि वो निकल रहे हैं, इसलिए फिलहाल प्रशासनिक तौर पर अलर्ट भी हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी तक वो निकले नहीं है। निकलेंगे तभी बात कर पाएंगे मीडिया कर्मी से। फिलहाल पटना एयरपोर्ट में बारिश की बूंदें बहुत कम हो गई हैं और बारिश फिलहाल थम गई है और निश्चित तौर पर कहा यही जा सकता है कि पशुपति पारस के निकलने की जो घड़ी है वो घड़ी बिल्कुल अब क्या समाप्त हो गई है। वो किसी भी क्षण पटना एयरपोर्ट से अंदर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं तो पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट के अंदर उनका भरपूर स्वागत किया है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मरगूब अलग अलग जिले से भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे एयरपोर्ट भव्य स्वागत के लिए। अगर आमतौर पर अगर बात की जाए तो क्या कोई बड़े चेहरे भी वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद है भव्य स्वागत के लिए पशुपति पारस के? चलिए मरगूब, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू परिवार के बीच हो रहे कोहराम पर चुटकी लेते हुए कहा कि लालू परिवार ने तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी की है, इसलिए तेज प्रताप को जल्द नई लकीर खींचकर नई पार्टी बनानी चाहिए। तेज प्रताप यादव के लालू यादव जैसा फैन फॉलोइंग है। तेज प्रताप जी को अब समय आ गया है कि राजनीति में अपने को बचना है और बचाना है तो उनको अलग लकीर खींचना ही पड़ेगा। एक तो लालू परिवार उनके साथ अनजस्टिस किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अपने देश की परंपरा रही है। राजा महाराजाओं के समय से अगर देखिए तो बड़े पुत्र का राज्याभिषेक होता रहा है, लेकिन लालू परिवार ने तेज प्रताप के साथ अनजस्टिस किया है और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को नेता बनाया राजद का। तो तेज प्रताप जी को राजनीति में अगर टिके रहना है, बचे रहना है, तो उनको अलग लकीर खींचनी ही पड़ेगी। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो या ना हो ये उनका निर्णय हो सकता है,
लेकिन अलग पार्टी बना के अपने राजनीतिक वजूद को बचाना ही चाहिए, ये समय आ गया। खगड़िया में बाढ़ की वजह से घर छोड़ बाहर बाढ़ राहत शिविर में रही काजल कुमारी नाम की महिला ने बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि बच्चा और जच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। खुशी की यह खबर जैसे ही आसपास के इलाके में फैली, नवजात की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुद डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष राहत शिविर पहुंचे और अपनी मौजूदगी में नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाया और अलग अलग रंगों के बैलून और चमकीले झालर से शिविर सजाया गया। डीएम ने सरकारी अनुग्रह राशि के रूप में 10,000 का चेक और नूतन वस्त्र जच्चा को सौंपा। दरअसल परबत्ता प्रखंड के कोरचक्का गांव समेत कई गांव इन दिनों बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और बाढ़ पीड़ित अलग अलग राहत केंद्र पर शरण लिए हुए हैं। नवजात शिशु की मां काजल कुमारी भी पिछले कई दिनों से कोरचक्का गांव के राहत शिविर में रह रही है। वैसे वार्डों के लोग जो गंगा नदी के अंदर अवस्थित गांव है, वहाँ के लोग यहाँ पर आके रुके हुए थे। इसी में ही इस दुखद बेला के समय सुखद समाचार भी हम लोग को प्राप्त हुआ। और चक्का स्थित राहत शिविर में काजल कुमारी नामक एक महिला उनको प्रसव पीड़ा हुई और उनको निकटवर्ती पीएचसी परबत्ता ले जाया गया, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के माध्यम से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया, संकल्प लिया गया है, उसमें ऐसा प्रावधानित किया गया है कि राहत शिविर में यदि किसी पुत्र या पुत्री की जन्म होता तो वैसे स्थिति में पुत्री के लिए 15,000 रुपये और यदि पुत्र की प्राप्ति हो तो 10,000 रुपये का प्रावधान रखा गया था। और इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए झारखंड की खबरें हमारे सहयोगी शुभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।